हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएमआई। सिविल्स मास्टरो का नाम कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स और कुछ टेक्निकल कंपल्शंस की वजह से हमने सिविल्स मास्टरो से इसका नाम सीएमआई किया है। आई होप यू पीपल आर कंफर्टेबल विद दैट। आज हम 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस कर रहे हैं। पहली न्यूज़ आइटम इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में है। एक्चुअली क्या सिचुएशन क्या हुई है कि गेम्बिया, एक अफ्रीकन कंट्री है गेम्बिया, वहाँ पे 66 चिल्ड्रन की डेथ हुई है क्योंकि उन्होंने इंडिया में बना हुआ, इंडिया का में मैन्युफैक्चर हुआ किया गया कोल्ड और कफ का सिरप इंजेस्ट किया था। अब इसकी वजह से WHO ने सारी की सारी वर्ल्ड में कंट्रीज़ को बोला है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए कोल्ड और कफ या फीवर के जो सिरप्स हैं उनको ना लें, उनके अगेंस्ट उनको बोला है। अब क्या है कि एक्चुअली ये जो कोल्ड कफ या फीवर के जो सिरप्स होते हैं इनमें इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये स्वीट, टेस्ट में स्वीट होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ये एक ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है और इसको कॉमनली एंटी फ्रीज की तरह यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसको पेट बॉटल्स, पॉलीएस्टर फाइबर बनाने में यूज़ होता है, पेंट में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पॉलीथीन टेरिफेथलेट यानी कि पेट बॉटल्स जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में, उसमें इसको यूटिलाइज किया जाता है। उसके अलावा डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो उसकी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको ब्रेक फ्लूइड्स में यूज़ करते हैं। सिगरेट्स में इनफैक्ट इसको यूज़ किया जाता है। पेपर के ट्रीटमेंट में, जब पल्प से पेपर बनाया जाता है तो या उसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और कुछ डाइज होती हैं, डाइज मतलब जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में या बाकी अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसमें ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें किसी और चीज़ में डिजॉल्व नहीं होती हैं, जैसे वाटर में या अल्कोहल में, तो वो इथाइलिन ग्लाइकोल में वो डिजॉल्व हो जाती हैं। तो जिसके चलते ये एक बहुत एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर ऑल द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को भी ये डिजॉल्व कर लेता है। अब एक्चुअली ये जो सारी सिचुएशन हुई है इसके चलते फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो इंडिया की है वो लाइमलाइट में आ गई है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका फार्मेक्सिल बोलते हैं इसको। ये एक प्रमोशन बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने। और एक्चुअली क्या है कि ये जो है इसका मेन पर्पस ही ये था कि इसको फार्मास्यूटिकल, इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको वर्ल्ड ओवर इसको फेमस करना है। ठीक है, इसका वर्ल्ड ओवर इसके लिए एफर्ट करना है, इसको प्रमोट करना है। ठीक है, अब इसमें ये काउंसिल काम क्या क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। उसके अलावा ये सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाती है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है एक्सपोर्ट रिलेटेड इशूज़ के ऊपर, कि जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं, जिस भी कंट्री के साथ, जिस भी बॉडी के पास, जिस भी स्टेक होल्डर के साथ हमारा कोई इशू होता है उसके साथ हमारी मीटिंग कंडक्ट करवाती है। इन द सेंस कि हमारे उस सेक्टर की उसके साथ मीटिंग कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा टू ऑर्गेनाइज बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिजनेस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी ये बॉडी रोल प्ले करती है। उसके अलावा ट्रेड डेलीगेशंस को ऑर्गेनाइज करने में भी इस बॉडी का मेन रोल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी न्यूज़ में है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर जो है उसको रेगुलेट करती है और साथ में मेडिकल डिवाइसेस जो इंडिया में बनती हैं या यूज़ होती हैं उनको भी रेगुलेट करती है। अब ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्रग्स के विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बनाती है कि क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या इंडियन स्टैंडर्ड होंगे, जिसके मापदंडों के ऊपर ड्रग्स की एफिशिएंसी को, ड्रग की क्वालिटी को मैप किया जाएगा। ठीक है, ये जो बॉडी है इसके बहुत सारे जोनल ऑफिसेज हैं जो कि प्री लाइसेंसिंग और पोस्ट लाइसेंसिंग वाली जो इंस्पेक्शंस होती हैं, लाइसेंस देने से पहले जो इंस्पेक्शन कंडक्ट करनी होती है। अब देखिए कि जो DGCI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये CDSO का एक यूनिट है। ये लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है, यही अप्रूवल प्रोवाइड करता है किसी भी ड्रग के लिए या मेडिकल डिवाइस के लिए। अब ये लाइसेंस को देने से पहले जो सारा उससे पहले की इंस्पेक्शन होती है या फिर लाइसेंस दिए जाने के बाद वाली जो इंस्पेक्शंस होती हैं, ठीक है, या फिर जो पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस होती है, ठीक है, तो वो सारा काम जो होता है वो इसका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, और यही डिसाइड करते हैं कि किस ड्रग की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इन अ सेंस कि उसकी पूरी इंस्पेक्शन करती है। और अगर इसको पता चलता है कि मार्केट में कोई भी ड्रग अपनी कैपेसिटी के इक्विवेलेंट वर्क नहीं कर रहा है या फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, तो उस ड्रग को अगर मार्केट से रिकॉल करना पड़ता है तो उसमें भी मेजर डिसीजन मेकिंग सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही लेती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका और ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। अभी क्या है कि अभी एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसने एक रेजोल्यूशन
ब्रॉट इन किया था। ठीक है, रिजोल्यूशन का टाइटल क्या था कि प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। सो ये एक रिजोल्यूशन, इस नाम का एक रिजोल्यूशन मूव किया था। तो इंडिया ने इस रिजोल्यूशन के ना तो फेवर में वोट किया है, ना ही इसके अगेंस्ट में वोट किया है। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन से अब्सटेन किया है, वोट ही नहीं किया है। अप्रॉक्सीमेटली 47 मेंबर्स कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की। सो इसमें से 20 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। ठीक है, जिसमें मतलब कि ये चाइना है, मतलब 20 ने इसके फेवर में वोट किया है, लेकिन जो 7 कंट्रीज हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया है। ठीक है, और 20 कंट्रीज जो है वो एब्सटेन किया वोटिंग में। ठीक है, और जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया है उनमें चाइना और पाकिस्तान आता है। ठीक है, और जो 20 एब्सेंट हुई हैं उसमें इंडिया, जापान, नेपाल और कतर जैसी कंट्रीज आती हैं। इंडिया ने एब्सटेन किया है वोटिंग से, ये कह के कि श्रीलंका जो है उसने कुछ प्रोग्रेस अटेन किया है, श्रीलंका ने कुछ प्रोग्रेस किया है आर्टिकल 13 को, सॉरी आर्टिकल 13 नहीं, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो एक्चुअली क्या था कि 13th जो आपका श्रीलंका है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि बुद्धिज्म को उन्होंने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स उसके कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे जिसके अंडर तमिलियन पॉपुलेशन जो है वो वहाँ की तमिल पॉपुलेशन जो है श्रीलंका की, उनको ऐसा फील होता था कि ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, ये सारा का सारा जो स्टेट की मशीनरी है वो उनके अगेंस्ट एक्ट कर रही है। ठीक है, सारी की सारी रिजर्वेशंस या फिर पॉलिटिकल पोजीशंस जो थी उनको काइंड ऑफ ऐसा किया गया था, ऐसा टर्न किया गया था कि वो जो वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन है जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है उनके फेवर में रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो तमिलियन पॉपुलेशन को लगता था कि ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनके अगेंस्ट है, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबरेटेड टाइगर ऑफ तमिल इलम वाला इशू तो सभी को पता ही है। सो वहाँ पे सिविल वॉर वाली कंडीशन हो गई थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो 1987 में श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे। वो उस 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर उन्होंने बोला था कि वो पावर जो है उसको डिवॉल्व करेंगे सारी की सारी प्रोविंसेस को, कि सारी की सारी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो अपने मैटर्स को, अपने अफेयर्स को अपने तरीके से कंडक्ट कर पाएं। ठीक है, तो इसके लिए अमेंडमेंट आई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो श्रीलंका है इट हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग कमिटमेंट टू आर्टिकल 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो श्रीलंका है वो कुछ मीनिंगफुल एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, ताकि पावर डिवॉल्व हो सके। और उसके अलावा उन्होंने अर्ली कंडक्ट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में भी बात किया। ठीक है, इसके अलावा 13th अमेंडमेंट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन द सेटलमेंट ऑफ प्री लॉन्गिंग तमिल इशू। तो तमिल का जो इतना बड़ा इतने टाइम से जो इशू चल रहा है, जिसके चलते श्रीलंका में बहुत ज़्यादा सिविल अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, काइंड ऑफ एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ये 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है। क्योंकि अगर इंप्लीमेंट हो गई तो ऑटोनॉमी मिल जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होंगी ही होंगी। उसके अलावा क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये 2006 में बनाई गई थी। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने के प्रोसेस के पार्ट में बनाई गई थी। इससे पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट थी, उसके जगह पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बनी थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसमें 47 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर हैं। इसमें हर कंट्री का जो टाइम पीरियड होता है, उसका टेन्योर जो होता है वो 3 ईयर के टर्म पीरियड के लिए होता है, और एक टाइम पे मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए कोई भी कंट्री इसकी मेंबर बन सकती है। मतलब लॉन्गेस्ट जो कोई भी कंट्री इसकी मेंबर बन सकती है वो 6 ईयर्स के लिए है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये बॉडी जो है ये ह्यूमन राइट की प्रमोशन और प्रोटेक्शन में मेजर रोल प्ले करती है। और ये बॉडी जो है UNHRC, इसकी हर साल 3 बार मीटिंग होती है, 3 बार ये मीट करती है और जो भी वर्ल्ड में जितनी भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं उनको डिस्कस करती है। उसके अलावा जो भी इसके रिजोल्यूशंस होते हैं, जैसे इन्होंने अभी रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की है, तो ये रिजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। इनकी सिर्फ एक मोरल अथॉरिटी होती है, इसका मोरल लोड होता है कि ये सारी की सारी कंट्रीज इसको मान लें। अब यहाँ पे ये श्रीलंका का थोड़ा सा मैप है, इसको देख लीजिए। यहाँ ये हमारा इंडिया है, ये श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका का मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं। ये इसका त्रिकोणामले पोर्ट है, ये यहाँ पे ये हम्बनतोता पोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये गैले पोर्ट है और ये मेजर कोलंबो पोर्ट है इसका। ठीक है, ये हमारी कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है।
ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है। उसके अलावा ये पाक बे है, यहाँ पे ये पाक स्ट्रेट है बीच में बिल्कुल, ठीक है। ये जाफना है जहाँ से मेजर तमिलियन ऑपरेट करते थे पहले, ठीक है, सिविल जब वॉर जब बहुत ज़्यादा पीक पे थी। उसके अलावा ये गल्फ ऑफ मन्नड़ है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है इधर। और ये जो राम सेतु बोलते हैं जिसको, एडम्स ब्रिज, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ये बीच में डॉट को कनेक्ट करने वाला ये एडम्स ब्रिज है, ठीक है। तो ये श्रीलंका के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है व्योम मित्र के बारे में। व्योम मित्र क्या है? ये दो वर्ड से बना है मिलके, व्योम और मित्रा। व्योम का मतलब है स्पेस और मित्र का मतलब है फ्रेंड, स्पेस का फ्रेंड। व्योम मित्र क्या है? ये एक रोबोट है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये एक ऐसा रोबोट है जो बिल्कुल जिसकी ह्यूमन जैसी शक्ल है, ह्यूमन जैसी एंटायरली अपीयरेंस है और एंटायरली दिखने में ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। इसको इसरो ने बनाया है और आपको पता होगा कि इसरो का एक मिशन है गगनयान। गगनयान के मिशन के अंडर इसरो चाहता है कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाए, लो अर्थ ऑर्बिट में एटलीस्ट भेजा जाए और वहाँ पे वो अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्ट करें और एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट करें और कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहें। सो उस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम अनमैन्ड मिशन ऊपर भेजें, ताकि ये देखा जाए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या सिचुएशन होती है और क्या एस्ट्रोनॉट्स को भेजना अभी हमारे लिए सेफ है या नहीं। तो उसके लिए क्या है, अनमैन्ड मिशन जो भेजना है। तो अनमैन्ड मिशन में जो ऊपर जाएगा, जो गगनयान जब ऊपर जाएगा टेस्ट फ्लाइट की फॉर्मेट में, तो उसमें इस व्योम मित्र नाम के इस रोबोट को साथ में भेजा जाएगा। सो ये जो व्योम मित्र है, अभी इसके ऊपर प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किए जा रहे हैं, फ्लाइट से पहले होने वाले ग्राउंड टेस्ट इसके ऊपर कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि ये फर्स्ट टाइम जो भी पर्सन जो या फिर कोई भी एक आर्टिकल जो इंडिया का ऊपर जाएगा, मतलब कि अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट में ये पहले ये पहला रोबोट होगा जो वहाँ पे जाएगा। मैंने आपको बता दिया व्योम और स्पेस की सारी सिग्निफिकेंस। इसको इसरो ने बनाया है। ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, एक्चुअली ये हाफ है बिकॉज ये इसमें एक हेड है, दो हाथ हैं और टॉर्सो है, इसमें लिम्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हाफ ह्यूमनॉइड बोल रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट है, ठीक है। इसको स्पेशली कंप्यूटर ब्रेन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये कंट्रोल पैनल के ऊपर जो भी लिखा होता है उसको रीड कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इसरो की ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट भी कर सकता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इसको इतना स्ट्रॉन्ग भी बनाया गया है ताकि ये सारी की सारी जो भी वाइब्रेशन होती है, देखिए जब भी कोई चीज़, कोई भी स्पेस क्राफ्ट जो है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है या वापस आता है, तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो उसको व्योममित्र को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि ये सारी टर्बुलेंस और वाइब्रेशंस को हैंडल कर सके, ठीक है। तो ये था व्योम मित्र के बारे में। ये गगनयान मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसरो का पहला, ठीक है, फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट मिशन होगा, ठीक है। गगनयान प्रोग्राम जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि इंडिया जो है, मतलब इंडिया अपने 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो है उनको सेंड करेगा, ठीक है। एज पर द मैंडेट ऑफ गगनयान 2 अनमैन्ड मिशन विल बी अंडरटेकन। ओरिजिनली एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे भेजने से पहले 2 अनमैन्ड फ्लाइट जाएंगी जिनके अंदर रोबोट्स को डाल के भेजा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पेरिस क्लब के बारे में। पेरिस क्लब ऑन श्रीलंका डेट रिस्ट्रक्चरिंग। सो ये पेरिस क्लब के बारे में है कि पेरिस क्लब एक्चुअली क्या है। पहले पेरिस क्लब देख लेते हैं। पेरिस क्लब क्या है? एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें बहुत वेल्दी बायलेटरल वेस्टर्न क्रेडिटर हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो किसी को मतलब डेट देती हैं। क्रेडिटर वो होता है जो किसी को डेट देता है। सो वेल्दी बायलेटरल वेस्टर्न नेशंस हैं जो डेट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि पेरिस क्लब में क्या है कि पेरिस क्लब में 22 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। इसमें यूजली वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, उसके अलावा यूके है और जापान है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और ये जो बॉडी है, मान लो सपोज करो इसने किसी कंट्री को, जैसे श्रीलंका को, पेरिस क्लब ने क्या किया, श्रीलंका को बहुत सारा डेट दिया है, ठीक है, मतलब इन कंट्रीज ने इसको डेट दिया। अब श्रीलंका सपोज कीजिए कि ये जो है डेट पे डिफॉल्ट कर गया और ये डेट नहीं रीपे कर रहा है, तो ये जो पेरिस क्लब है, ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं, ये क्या करती हैं कि ये कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ताकि श्रीलंका से डेट को वापस लाने के लिए, मतलब श्रीलंका से डेट को रिक्लेम करने के लिए, वापस लाने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है किए जा सकें, ठीक है, ताकि जो भी पेमेंट डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, बोरोअर कंट्री को या फिर जिनको वापस देना है कर्जा, क्रेडिटर कंट्रीज को, उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। अब क्या हुआ था एक्चुअली, श्रीलंका आपको पता है कि अब वो
काइंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन में है, काइंड ऑफ वो बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका के पास अभी पैसा नहीं है, वो किसी को भी चुका नहीं सकता है। सो क्रेडिटर ऑफ पेरिस क्लब जो है उन्होंने चाइना और इंडिया के को रीच आउट किया है और उनको बोला है कि आप हमारे साथ टॉक्स कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि हम श्रीलंका के डेट को रिस्ट्रक्चर कर सकें, क्योंकि श्रीलंका में इंडिया और चाइना दोनों एक बड़े अच्छे स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि इन दोनों ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है श्रीलंका में, ठीक है। और चाइना और इंडिया जो है ये नॉन पेरिस क्लब ऑफिशियल बायलेटरल क्रेडिटर हैं श्रीलंका को, इन्होंने श्रीलंका में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। श्रीलंका जो है वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका को अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो वो 51 बिलियन यूएस डॉलर ओ करता है, उसके पास 51 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन डेट है जिसमें से 28 बिलियन डॉलर उसको 2027 तक रीपे करना है, लेकिन अभी वो कुछ भी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई इंटरेस्ट कोई लोन कुछ भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। सो पेरिस क्लब ने विलिंगनेस शो की है कि वो नॉन पेरिस क्लब क्रेडिटर्स कौन है यहाँ पे, इंडिया और चाइना, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं ताकि एक ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी बना सकें। ऑफिशियल क्रेडिटर जो कमेटी होएगी वो क्या करेगी कि वो हेल्प करेगी कि किस तरीके से सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या लाए जाएं ताकि श्रीलंका को वहां से निकाला जाए। अब इन्होंने एक तरीका ढूंढा है, ठीक है। सो एक चीज़ की जा रही है कि क्या है कि इन्होंने मिलके ये डिसीजन लिया है कि हम क्या करते हैं कि हम श्रीलंका को 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का डेट देते हैं, ठीक है, कि आईएमएफ से 2.9 बिलियन यूएस डॉलर निकलवाते हैं और श्रीलंका को दे देते हैं। अब श्रीलंका उस डेट को यूज़ करेगा अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा करने के लिए। जब उसकी इकोनॉमी वाइब्रेंट हो जाएगी तब श्रीलंका जो है सारी की सारी स्टेक होल्डर्स को, कंट्रीज को पैसा वापस करेगा। लेकिन यहाँ पे अब आईएमएफ, आप देखिए कि आईएमएफ अगर लोन दे रहा है तो आईएमएफ की शर्तें भी आएंगी साथ में, जिस लेवल तक, जिस एक्सटेंट तक जो भी इकोनॉमी को ओपन करना है, एक्सपोर्ट में चेंजेस लाने हैं, इंपोर्ट में चेंजेस लाने हैं, इंडस्ट्री में चेंजेस लाने हैं, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में चेंजेस लाने हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हैं, इन अ सेंस कि मतलब इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में जो चेंजेस लाने हैं, तो वो अब आईएमएफ और पेरिस और नॉन पेरिस क्लब की सारी मेंबर जो कंट्रीज हैं वो श्रीलंका को सजेस्ट करेंगी और श्रीलंका को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मेंबर कंट्रीज में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस क्लब में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे है। एशियन कंट्रीज में से जापान वगैरह है, रशिया है, ठीक है, और ये इजराइल है, फिर ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, फिनलैंड, यूके, ये फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये स्कैंडिनेवियन है, साउथ कोरिया एशियन है, ठीक है, इटली, ब्राज़ील, ठीक है, और ये सारी नीदरलैंड्स, कनाडा, ये सारी कंट्रीज इसकी पेरिस क्लब की मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो है पद्मनाभपुरम पैलेस के बारे में। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट जो है उसने एक प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्ट की है, ठीक है, कि पद्मनाभपुरम पैलेस जो है उसको कंजर्व करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि पहले आपको पता है कि केरला से पहले, केरला नाम तो बाद में पड़ा है, पहले यहाँ पे एक त्रावणकोर साम्राज्य होता था। सो स्टेट ऑफ त्रावणकोर होती थी। सो त्रावणकोर का जो कैपिटल थी पद्मनाभपुरम थी, ठीक है। सो अब उन्होंने क्या किया है कि पद्मनाभपुरम जो पैलेस है, एक्चुअली ये पद्मनाभपुरम पैलेस, देखिए यहाँ पे बहुत एक ट्विस्ट है। पद्मनाभपुरम आजकल कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में फॉल करता है, लेकिन इसको कंट्रोल और इसको रेगुलेट, ठीक है, इसको रेगुलेट और इसको प्रिजर्व करने की ड्यूटी जो है वो केरला गवर्नमेंट की है। केरला गवर्नमेंट का, केरला स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इसको, इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो पद्मनाभपुरम पैलेस है, ये देख लीजिए, ये है पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है। ये पद्मनाभपुरम पैलेस जो है ये टेंटेटिव लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें आता है। उसके अलावा ये 400 साल पुराना पैलेस है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वुड तक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक चीज़ देखिए कि ऐसा इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर होने के बावजूद इसकी प्रिजर्वेशन देखिए कितने अच्छे लेवल की है कि ये अभी तक इसमें कोई भी इसमें खराबी नहीं आई है और ये बहुत अच्छे से मतलब प्रिजर्व्ड है। ये 1590 से 1800 सेंचुरी के बीच बीच में बना था, ठीक है, और ये अभी कन्याकुमारी में ही, ये मैंने आपको बता दिया है, और केरला गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है डिस्पाइट ये कन्याकुमारी में है। अब इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट और सबसे वेल प्रिजर्व्ड एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल वुडन आर्किटेक्चर का इंडिया में। इसमें देखिए ये जो पिलर्स हैं, ये जो ये ऊपर ये सीलिंग है, ये सारी वुडन की बनी हुई है, ठीक है, येट ये इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड है। अब क्या है कि इसमें टिम्बर यूज हुई है वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, सारी चीज़ों के लिए। अब ये जो पूरा ये सिस्टम जिसके अंडर ये बनाया गया है ना, ये जो बिल्डिंग कोड है, ये ट्रेडिशनल बिल्डिंग कोड है,
कोड है, ठीक है, जिसको अदर करके इसको बनाया कि इसकी ऐसे इसके ऊपर हट्स बनेंगी, या फिर इसके ऐसे रूफिंग होगी, ऐसे इसके पिलर्स होंगे, ऐसे इसकी स्टेयर होंगी, अप्रेज प्लेटफॉर्म पे होगा। ये सारी बातें ना ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के कोड के बारे में। अब क्योंकि अभी देखिए इस हिसाब से अब तो बिल्डिंग्स बनती नहीं है ना, सो ये जो पुराना बिल्डिंग कोड था इसको टकू शस्त्र बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसी बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। और इस पैलेस में कुछ डच और पोर्चुगीज की इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये मतलब ये उनके अंडर भी था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री के बारे में क्या न्यूज़ आइटम है कि शुगर इंडस्ट्री, इंडिया का जो शुगर है, इंडिया जो है वो शुगर के मामले में, शुगर इंडस्ट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके अलावा साथ साथ कंज्यूमर भी है, जिसके चलते वो एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो कंज्यूमर एक्सपोर्टर के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। इथेनॉल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, 605 करोड़ लीटर पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हुआ है इथेनॉल का प्रोडक्शन। उसके अलावा इथेनॉल की सेल से ही 18,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं उनका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि ये शुगर केन जो है ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ आपको पता है कि कहाँ पे हैं, इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आती है, लेकिन इसका क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वाला है, ठीक है। अब ये जो है शुगर केन, इसको ये ह्यूमिड और हॉट दोनों तरीके के क्लाइमेट में अच्छे से रह सकती है, ग्रो करती है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ये हैंडल कर सकती है। 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की इसको रेनफॉल चाहिए। शुगर को उनको वेराइटी ऑफ सॉइल्स पे उगाया जा सकता है, ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि इसको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल पे ही ये उगेगी। वेराइटी ऑफ सॉइल, लेटराइट, एलुवियल, ठीक है, इन सब सॉइल्स के ऊपर इसको, रेड सॉइल, इनके ऊपर इनको उगाया जा सकता है, ठीक है। और ये इरीगेटेड क्रॉप है इंडिया में, ठीक है। और इसमें मैनुअल लेबर चाहिए होती है इसको सोइंग करने के लिए भी, हार्वेस्टिंग करने के लिए भी। शुगर केन से मिलता क्या क्या है, शुगर मिलती है, जैगरी मिलती है, खांड सारी, देसी खांड बोलते हैं जिसको, मोलेसिस जिससे इथेनॉल बनता है, तो ये सारी चीज़ें इससे मिलती हैं। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो स्टेट्स हैं इनमें ये प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्योंकि मतलब बहुत सारा शुगर केन को मतलब डाइवर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए, तो उससे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है कि मतलब हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है, ठीक है। देखिए आप ये देखिए कि हम सारा का सारा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल सब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें देखिए इथेनॉल जो है ना, इसकी बर्न करने की कैपेसिटी होती है, ये कंबस्टिबल फ्यूल है। अगर हम अपने पेट्रोल के साथ अपने इसको इथेनॉल को ब्लेंड कर दें, उसमें इसको मिक्स कर दें, तो वो हमारा इंपोर्ट बिल को बहुत कम करेगा, ठीक है। और इसकी और हमारी कंट्री में एक नई वैल्यू चेन को भी खोल देगा। अब देखिए कि जैसे क्या है कि हमारा टारगेट है कि हमें 2025 तक आते आते 20% ब्लेंडिंग करनी है, कि अगर हम 100 लीटर ऑफ पेट्रोल बना रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 20 लीटर जो है वो इथेनॉल होना चाहिए, और साथ में जो मतलब 80 लीटर है वो आपका पेट्रोल होना चाहिए। तो ये इसमें रोल प्ले करेगा। अब ये देखिए ये स्टेट्स हैं, डिपेंड, ये जितना डार्क कलर है ये उतनी बड़ी प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कौन कौन सी है, यूपी है शुगर केन की, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार आता है, और उससे नीचे और तमिलनाडु भी इसी में आता है और कैटेगरी में। और सबसे कम मतलब कंपैरेटिवली कम प्रोडक्शन होती है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। अब शुगर केन का प्राइस, जैसे एमएसपी होता है ना मेन क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, वैसे ही शुगर के केस में क्या होता है, एफआरपी, फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस। ये फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस क्या होता है कि ये ऐसा प्राइस होता है जो शुगर केन के जो मिल ओनर होते हैं, शुगर मिल वाले लोग होते हैं जो शुगर केन से चीनी बनाते हैं, वो शुगर मिल के ओनर्स को जो शुगर केन फार्मर को देना ही देना पड़ेगा, कि इससे कम शुगर केन फार्मर को देंगे नहीं, इतना तो देना ही पड़ेगा मिनिमम। अब ये प्राइस बनाता आता कहाँ से, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ना जो, वो इस प्राइस को अप्रूव करती है, ठीक है। एफआरपी को डिसाइड कैसे किया जाता है, एक बॉडी होती है कमीशन ऑफ ऑन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी जो है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी सारे स्टेक होल्डर यानी कि मिल के ओनर्स के साथ मिल के, फार्मर्स के साथ, सबके साथ मिल के ये एडवाइस करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर फाइनली इसको जो है डिक्लेयर करती है, इसको अप्रूव करती है इस प्राइस को, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ओपेक के बारे में। सो ओपेक कंट्रीज़ ने अब दोबारा से क्या किया है, मतलब कि अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया है। देखिए कि ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो, ओपेक 13 कंट्रीज़ के ग्रुप को ओपेक कंट्रीज़ बोलते हैं। 13 कंट्रीज़ कौन सी हैं, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इन ये जो ओपेक और ओपेक प्लस है ना, इनमें मेजरली अप्रॉक्सीमेटली 80% रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के 80% ऑयल रिजर्व्स इन्हीं कंट्रीज़ में है, और 40% जितना
ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है वो इन्हीं कंट्रीज़ में से किया जाता है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? वेनेजुला है, इक्वाडोर है। अफ्रीका में, अगर साउथ अमेरिका में से बात करें तो वेनेजुला और इक्वाडोर है। अगर अफ्रीका में से बात करें, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गिबोन है और अंगोला है। और अगर गल्फ में से बात करें तो ये गल्फ में से मेजर 5 जो गल्फ हैं, खाड़ी देश हैं, जो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये 5 हैं। तो ये 13 कंट्रीज जो हैं ये मेजर कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग और ऑयल एक्सपोर्टिंग। अब क्या हुआ है कि ओपेक प्लस ये 13 कंट्रीज के साथ साथ अलावा और कुछ कंट्रीज, जैसे कि उनमें जो कि मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग है, लेकिन वो ओपेक का पार्ट नहीं है, लेकिन मेजर प्लेयर हैं वो। जैसे कि कौन कौन आता है उसमें? रशिया आता है, ठीक है, कजाकिस्तान आता है, ये देखिए लिस्ट लिखी हुई है यहाँ पे, रशिया, अजरबैजान, ब्रूनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, सूडान, साउथ सूडान, ये सारी कंट्रीज आती हैं इसमें। सो अब इन सब कंट्रीज ने ओपेक प्लस की एक मीटिंग हुई थी, मतलब ओपेक 13 और बाकी की ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसके अंडर इन्होंने बोला है कि ये ऑयल की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे। अब देखिए ऑयल की प्रोडक्शन को डिक्रीज करने का रैशनेल क्या है। एक्चुअल में क्या कंडीशन है कि ऑयल का प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में ऑयल के प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, किसी टाइम पे $130 के हिसाब बैरल के हिसाब से थे, अब $80 के आसपास आ गए थे कुछ टाइम पहले। तो अब इनके प्राइस जो है बहुत डिक्रीज हो गया। प्राइस डिक्रीज होने का क्या है कि प्राइस अब डिक्रीज हो गया, तो ये ओपेक प्लस कंट्रीज क्या करेंगी? ओपेक प्लस कंट्रीज इसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगी। प्रोडक्शन को कम करेंगी जब, तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल का प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए ओपेक प्लस कंट्रीज ने इसकी सप्लाई को कम कर दिया है, प्रोडक्शन को कम कर दिया है। ऑयल प्राइसेस जो है, पहले क्या हुआ था जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चली थी, रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तो उसी टाइम से ऑयल प्राइसेस उससे पहले, उसके जस्ट बाद स्काई रॉकेट कर गए थे, क्योंकि रशिया से फ्यूल आ नहीं रहा था। ठीक है, तो जिसके चलते क्या, मतलब रशिया को बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, उसके चलते क्या हुआ कि एकदम फ्यूल के जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, अब लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फ्यूल के प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होने लग गए थे, उसको मतलब शार्पली वो डिक्रीज ना हो जाएं, और मतलब शार्पली डिक्रीज होने लग गए थे। इसका एक कारण ये था कि ये जो मतलब जो एंटीसिपेटर्स हैं, जो खरीदते हैं ऑयल, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से और इंटरनेशनल जो इतनी इन्फ्लेशन आ चुकी है उसकी वजह से बहुत चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि यूरोप में रिसेशन आ जाए। ठीक है, सो उसके फियर की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं बहुत बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे, तो जिसकी वजह से ओपेक ने ये एक्शन लेना पड़ा। उसके अलावा रिड्यूस डिमांड फ्रॉम चाइना, चाइना में डिमांड बहुत कम हो गई थी, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लग गया था, आपको पता है। ठीक है, तो जिसके चलते डिमांड चाइना से भी कम हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से प्राइस और ज़्यादा कम हो गई। ओपेक प्लस मेंबर कंट्रीज़ को ये टेंशन होने लगी, उनको ये डर बैठ गया कि ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है और उनके प्राइस भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने अब क्या किया है कि इसके प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है। प्राइस को इंक्रीज़ कैसे किया है? प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करके। बेसिकली इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन को डिक्रीज़ किया है, प्राइस तो अपने आप उससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम है, डिमांड उतनी ही है, तो प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगे ना। ठीक है, और अगर बात करें कोविड-19 जब से पैंडमिक हुई है उसके बाद से अब तक सबसे बड़ा कट है, मतलब सबसे बड़ा उन्होंने प्रोडक्शन का अमाउंट डिक्रीज़ किया अब तक। ओपेक कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की मेंबर हैं। ओपेक जो है ये कोऑर्डिनेट करता है और यूनिफाई करता है पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को मेंबर कंट्री में। ठीक है, और ये यूजुअली इनकी मीटिंग हर महीने इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्टेट कितना ऑयल प्रोड्यूस करेगी। उसके अलावा ओपेक जो है ना वो रफली 40% ऑफ वर्ल्ड का क्रूड ऑयल रिसोर्सेज है उनके पास, और क्रूड ऑयल रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पास। नॉन ओपेक मतलब ओपेक प्लस में क्या है, नॉन ओपेक कंट्रीज जो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल को, और ये ओपेक के साथ ही एफिलिएटेड हैं। ठीक है, 13 ओपेक मेंबर कंट्रीज हैं, उसके अलावा 11 उसके अलाइज हैं, और ये सारे मिलके बनाते हैं ओपेक प्लस। 13 और 11, ठीक है, ये बनाते हैं टोटल मिलके 24 कंट्रीज का ओपेक प्लस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइटम है चोला डायनेस्टी के बारे में। रिसेंटली तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन ये रिलीज हुई थी, तो इसने PS1 इसने अटेंशन गेन की है टुवर्ड्स द इरा ऑफ चोला के बारे में। इंपीरियल चोला मतलब इसके चलते हमारे लिए ना चोला थोड़ा सा पढ़ना चोला को इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपीरियल चोला डायनेस्टी जो है उसको किंग विजयलया,
ठीक है, विजयालया ने इसको फाउंड किया था। ये विजयालया जो थे मतलब चोलास थे, इनको माना जाता है कि ये पालवास के फिड्यूशरीज थे। चोला किंगडम जो है वो प्रेजेंट डे तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश तक मतलब कर्नाटका इन एरियाज में फैली हुई थी। चोला 9th से 12th सेंचुरी एडी तक ये मतलब रहे थे, मतलब ये उस टाइम पीरियड तक ये रहे हैं। राष्ट्रकूताज ऑफ द डेक्कन एंड द चोलक्याज ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब जिस टाइम पे चोला थे उस टाइम पे उनके कंटेम्प्रेरीज थे राष्ट्रकूता ऑफ डेक्कन में, ठीक है, और चोलक्याज जो हैं आंध्र प्रदेश में। चोला जो है उनकी नेवल सुपरमेसी बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते, ठीक है, जिसके चलते मतलब इट अलाउड देम टू कॉन्कर एंड कन्क्वेस्ट द लैंड्स ऑफ मलेशिया, मतलब ये मलेशिया तक फैल चुके थे, ठीक है, मलेशिया, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, तो यहाँ तक मतलब ये जैसे ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ ये जो मलेशिया है, ठीक है, जावा सुमात्रा आइलैंड है, तो इनकी नेवल सुपरमेसी इतनी अच्छी थी, इनका मतलब नेवल सिस्टम इतना अच्छा था कि ये इन एरियाज तक फैल चुके थे, ठीक है। उसके अलावा आर्किटेक्चर में क्या है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, पब्लिक फेरीज मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट्स की हुई थी, ठीक है, ग्रैंड टेम्पल्स बनाए हुए थे। चोला जो है आर मोर प्रोमिनेंट इन मेकिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, तो इन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए थे, ये देखिए बहुत ज़्यादा। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल हैव बीन क्लासिफाइड एज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की साइट में आते हैं। साइट में 11th से मतलब ये जो साइट्स इसमें है, इसमें 11th 12th सेंचुरी का बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। उसके अलावा गंगाई कोंडा चोलापुरेश्वरम, ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम में जो टेम्पल है वो है इसमें। अर्टेश्वरा टेम्पल है इसमें, ठीक है। ग्रैंड बृहदेश्वरा टेम्पल थांजुवार में है, इसको राजा राजा वन ने बनाया था, ठीक है। एंड ये जो था एक टाइम पे ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी इंडिया की, ठीक है, मतलब जिस टाइम पे राजा राजा चोला वन ने इसको बनाया था ना, तो उस टाइम पे राजा राजेश्वरा या फिर बृहदेश्वरा टेम्पल जिसको बोलते हैं, ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। राजेंद्र चोला जो थे वो राजा राजा चोला के बेटा थे, पहले मतलब विजयलाया ने इसको फाइंड किया था, और उसके दो मेन राजा जो हैं मतलब जो मेन दो किंग हुए हैं, राजा राजा चोला वन है पहले, ठीक है, और उनके बेटे हुए हैं राजेंद्र चोला वन, ठीक है, सन ऑफ राजा राजा चोला वन। राजेंद्र चोला वन ने क्या किया था, गंगाई कोंडा नाम के एक टाउन मतलब मतलब वहाँ पे उस टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा था गंगा के ऊपर, तो उन्होंने गंगा डायनेस्टी के एरिया को मतलब गंगा वाले एरिया को इन्होंने, नॉट गंगा रिवर, ठीक है, लेकिन बीच में गंगा रिवर को गंगा एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया था, और जिसकी वजह से इन्होंने टाइटल लिया था गंगाई कोंडा चोलापुरम की, गंगाई को जीतने वाला, ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, द चोला हु कॉन्कर्ड गंगा रीजन, ठीक है, गंगा रीजन को इन्होंने वो जीता था, ठीक है, और वहाँ पे एक कैपिटल बनाई थी अपनी, ठीक है, फाइनली इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम नाम से, ठीक है। मेडिवियल चोला एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन, अब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ इसका 1070 सीई में, जब विराजेंद्र चोला जो है मतलब राजेंद्र चोला के जो बेटा है विराजेंद्र चोला, उनकी जब डेथ हुई उसके बाद मतलब फाइनली इनका स्टार्ट हुआ डिक्लाइन। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पढ़ने के लिए, सबसे पहला तो जो चोला डायनेस्टी थी उसको फाइंड किया था विजयलाया चोला वन ने, ठीक है। उसके अलावा ये जो है तमिलनाडु, केरला, इन सारे एरिया में फैला हुआ था, 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक था। राष्ट्रकूता और चोलक्या इनके कंटेम्प्रेरीज थे, इनको पालवास का फिड्यूशरी माना जाता है। नेवल सुपरमेसी इनकी बहुत ज़्यादा थी, ये इनका सिंबल था, मतलब कि ये इनका सिंबल है चोलास का, ठीक है। तो उसके अलावा पालवास के फिड्यूशरीज हैं ये, ठीक है। राष्ट्रकूता और चोलक्या इनके कंटेम्प्रेरीज थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर पे काम किया था, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेम्पल्स बनाए थे, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में इनको महारत हासिल थी। उसके अलावा इनके मेन जो राजा थे, विजयलाया हमने फाउंडर पढ़ लिया, उसके बाद थे राजा राजा चोलावन, राजा राजा चोलावन के राजेंद्र चोलावन, राजेंद्र चोला के विराजेंद्र चोलावन, ठीक है। तो ये इनके बेटे ये थे, इन्होंने गंगाई रीजन को कॉन्कर किया था और टाइटल लिया था गंगाई कोंडा चोलापुरम का, और गंगाई कोंडा चोलापुरम को अपनी कैपिटल बनाया था। उसके बाद इनके बेटे थे विरा राजेंद्र चोला, ठीक है, और इनकी डेथ के बाद जो है इसका फाइनल डिक्लाइन ऑफ चोला डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इनमें क्या था, किंग जो था सेंट्रल अथॉरिटी था, ठीक है, जो कि सारे के सारे मेजर डिसीजन लेता था और गवर्नेंस को कैरी आउट करता था। मैसिव किंगडम थी जिसको छोटी छोटी प्रोविंसेस में बांटा गया था, ठीक है, ये बड़ी किंगडम है, इसको छोटी छोटी की प्रोविंसेस में बांटा गया है। इन प्रोविंसेस को मंडलम बोलते थे, मंडलम, और हर मंडल का अलग से अपना सेपरेट गवर्नर होता था जो उसको करता था रन। उसके अलावा इनके टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा डिवोशनल लिटरेचर लिखी गई थी, ठीक है, डिवोशनल लिटरेचर को शेपिंग मिली थी। जैन और बुद्धिस्ट राइटिंग भी इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट की गई थी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नलायर दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नलायर दिव्य प्रबंधम नाम की एक कंपाइलेशन हुई थी, 44,000 तमिल वर्सेस थी इसमें, ठीक है। सो ये इसमें हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है 5G के बारे में।
मोबाइल कांग्रेस हुई थी एक अभी दिल्ली में, हर साल एक मोबाइल कांग्रेस होती है, ठीक है, मतलब तो प्राइम मिनिस्टर ने इस टाइम मोबाइल कांग्रेस जो हुई थी, एक्चुअली मोबाइल कांग्रेस जो है ना, इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंडक्ट करवाता है सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके, ठीक है। तो इसमें अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 5G सर्विसेज जो है उनको फेज वाइज मैनर में इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा कि 5G सर्विसेज जो है उनको 13 सिटीज़ में रोल आउट किया जाएगा, ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो 5G या 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, ये कंपैरेटिवली मतलब ये मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और ये 4G से कंपैरेटिवली माना जा रहा है कि फास्ट होगा। अब डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले तो लेटेंसी का डिफरेंस है। 5G में लेटेंसी कम है, 4G में लेटेंसी ज़्यादा थी। लेटेंसी बेसिकली क्या होता है कि टाइम गैप, सपोज कीजिए ये एक बटन के ऊपर आपने अब कमांड दी है कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को, जितने टाइम में ये इसको पहला रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जितनी देर में ये रिस्पॉन्ड करता है, उसको बोलते हैं लेटेंसी। सो 5G जो है, ठीक है, उसका लेटेंसी पीरियड कम है, 5 मिली सेकेंड लेता है वो रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन 4G जो है वो कंपैरेटिवली 30 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड तक का टाइम लेता है। 5G के केस में स्पीड जो है 300 Mbps तक की स्पीड आ सकती है, 4G के केस में मैक्सिमम स्पीड 40 से 50 Mbps की थी। अब अगर किसी पर्सन को 4G से 5G में स्विच करना है तो उसको नई सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ मोबाइल जो है वो 5G एनेबल्ड होना चाहिए, 5G को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, वो 5G को चला सकता है, सिम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के बारे में, कि जो भी दलित कन्वर्ट हैं, जो दलित पीपल किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, चाहे क्रिश्चियनिटी में है, बुद्धिज़्म में है, सिखिज़्म में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई है कि जो ये देखेगी कि क्या जो दलित पीपल हैं जो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, कि क्या उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस देना चाहिए, क्या उनको रिजर्वेशन वगैरह जैसे जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं उनका बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो सेंटर ने अभी एक कमीशन अपॉइंट की है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के ऊपर, ठीक है, जो कि बताएगी कि इनको स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं। अब ये जो मेंबर, ये जो कमीशन है इनके लिए बनी है, जो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, ठीक है, दलित के लिए स्पेसिफिकली बनी है, इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन होंगे, उसके अलावा प्रोफेसर सुषमा यादव UGC से होंगी, और एक IAS ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन जो है, ये तीनों इसमें होंगे। अब इनको 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि जिसके अंडर इन्होंने अपनी सारी स्टडी करनी है और एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब ये करेगी क्या, कमीशन की इंक्वायरी में होगा क्या क्या। सबसे पहला तो ये देखा जाएगा कि अगर शेड्यूल कास्ट जो ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, अगर उसमें ऑलरेडी और नए लोगों को डाला जाए तो उसमें क्या होगा, मतलब शेड्यूल कास्ट के मेंबर जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनके ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस होगी, उनका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे इसको रिजर्वेशन दी है तो क्या रिजर्वेशन डिल्यूट होगी, या क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, उसको स्टडी करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कि जब कोई भी SC पर्सन, दलित पर्सन अपना, उसने जब रिलीजन कन्वर्ट किया था तो उस टाइम पे उसको किन किन चीज़ों के गो थ्रू होना पड़ा था, क्या क्या उसको मतलब सहना पड़ा था, या फिर क्या क्या उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आए थे। उसके अलावा कि अगर जब वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया तो क्या उसके कस्टम्स बदल चुके हैं, या फिर क्या उसकी सारी मतलब उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होती है, या फिर अभी भी उसको मतलब अभी भी दलित कन्वर्ट की फॉर्मेट में ही देखा जाता है, या अभी भी वो डिप्राइव या डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कमेटी बन रही है, पहले भी ऐसी कमेटीज़ बनी है, जैसे पहले जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है, पहले रंगनाथन मिश्रा कमेटी बनी थी 2004 में। इसने बोला था कि जैसे ST स्टेटस दिया जाता है ना, क्योंकि ST स्टेटस ना किसी भी ऐसे नहीं देखा जाता कि हिंदू को मिलेगा या मुस्लिम को मिलेगा या सिख को मिलेगा, ये बियॉन्ड द रिलीजन है। जो भी ट्राइब शेड्यूल्ड है, मतलब शेड्यूल एरिया में रहती है, जो डिप्राइव्ड है, बैकवर्ड है, सभी उन ट्राइब को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हैं, तो उनको दिया जाता है स्टेटस। जैसे गुज्जर बकरवाल ट्राइब्स हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, हमने कल ही मतलब लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो ट्राइब्स हैं ये मुस्लिम ट्राइब्स हैं, देन ऑल्सो इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला होता है, ठीक है। तो ऐसे ही शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जो है वो भी रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, बिना रिलीजन की रिक्वायरमेंट के दिया जाना चाहिए। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, ठीक है, एंड द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, उसने भी रिकमेंड किया था कि SC स्टेटस दिया जाना चाहिए मुस्लिम दलित को और दलित क्रिश्चियंस को, ठीक है। तो ये है शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने DPIIT को बोला है कि एक्चुअल में DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट है, इसने अभी एक मतलब इसने नोटिफाई किया है कि ये एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करेगा स्टार्टअप्स के लिए। अब इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर क्या होगा कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मैंडेटेड इंस्टीट्यूशन लगा लो या फिर मेंबर इंस्टीट्यूशंस,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो कोलेटरल फ्री लोन, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे, बिना कोई चीज़ मोर्टगेज रखे या कोलेटरल रखे, वो बिना कोलेटरल के लोन प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप को। जो भी पर्सन कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको बिना कोलेटरल के लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, सो अब ये मेंबर जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें कौन कौन से आते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, या फिर आपके जो भी हैं मतलब पीएनबी हैं। ठीक है, सो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज इसमें आएंगी, या फिर सेबी के अंडर रजिस्टर्ड जितने भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं इसके अंडर आएंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ना एक हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर, सो उसको देखिए, उसमें बहुत डिटेल में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में डिटेल में बताया गया है। सो उसमें आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो उसके अलावा गवर्नमेंट जो है अब क्या करेगी कि एक कोलेटरल फ्री लोन तो देने हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक ट्रस्ट सेटअप करेगी। ठीक है, एक फंड मतलब एक गारंटी, मतलब फंड जो भी पैसा मतलब कि जो कोलेटरल फ्री लोन्स दे रही है जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी एक गारंटी चाहिए ना सरकार की तरफ से, तो उसको गारंटी प्रोवाइड करने के लिए एक फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एक ट्रस्ट या फिर एक फंड एस्टैब्लिश करेगी कि अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो है अगर वो डिफॉल्ट करती है अपनी पेमेंट के ऊपर या डेट नहीं भरपाई कर पाती है, तो ये फंड में से पैसा जो है वो बैंक को या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, मेंबर इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको दे दिया जाएगा। अब ये जो फंड है इसको बोर्ड ऑफ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है, कंपनी लिमिटेड, इसको हैंडल करेगी, इसको मैनेज करेगी ट्रस्टी की फॉर्म में। ये इसकी ट्रस्टी होगी इस फंड की। ये स्कीम जो है इसको ऑपरेट करेगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTC। ठीक है, और DPIIT जो है ये एक मैनेजिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एक रिस्क एवेल्युएशन कमेटी भी साथ में कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो इस स्कीम को ओवरसी करेगी कि किनको लोन देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो ये था क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप के बारे में। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कोडीन के बारे में, कोडीन कफिंग ड्रग्स। अब एक्चुअली कोडीन होता क्या है कि जैसे जो ओपीएम का प्लांट होता है ना, ओपीएम के प्लांट से जहाँ से अफीम या ओपीएम निकलती है, उसी प्लांट्स में से एक बाई प्रोडक्ट और निकलता है कोडीन नाम का। अब कोडीन जो है ना उसको जो है कफ की खांसी या कोल्ड वाले ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ये कोडीन जो होता है ना ये एडिक्टिव सब्सटेंस है। अगर कोई पर्सन कोडीन मतलब यूजुअली क्या होता है, आपने सुना होगा कि या देखा होगा कि पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू द कफ सिरप्स, कि लोग कफ सिरप पीते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब उससे एडिक्टेड है। ठीक है, नशा करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कफ सिरप की बॉटल्स पी जाते हैं। सो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है उसने अभी बोला है कि हमें कोडीन बेस्ड जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है हमारी कंट्री में। लोग उसको नारकोटिक्स की तरह और इंटॉक्सिकेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। कोडीन जो है ओपीएम का बाई प्रोडक्ट है, आपको बता दिया मैंने। ये पेन किलर प्रॉपर्टी होती है इसमें, ये कफ को, कोल्ड को और पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कोडीन बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं ये सारी की सारी स्कैनर के अंडर हैं, क्योंकि इसको नारकोटिक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं बहुत लोग। ठीक है, ऑन अदर हैंड फार्मा इंडस्ट्री ने बोला है कि कोडीन जो है वन ऑफ द बेस्ट कोल्ड मेडिकेशन है अभी तक जो मार्केट में मिलती हैं। फाइनल डिसीजन इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि CDSCO का पार्ट है। ठीक है, ये इसका एक ऑर्गन है। DCGI जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो भी लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, किसी भी ड्रग को, किसी दवाई को, वो आपकी DGCI प्रोवाइड करती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। अब कोडीन फॉर्मुलेशन जो होती हैं वो टोटल जो मार्केट है, ठीक है, टोटल मार्केट मतलब कफ और कोल्ड मार्केट जो है उसमें से 8% जो है वो कोडीन बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं। और अगर इसके ऊपर बैन कर दिया गया तो 43 करोड़ रुपीज़ का नुकसान होगा, घाटा होगा मार्केट को। सो ये एक न्यूज़ की क्लिपिंग है, इसमें देख लीजिए कि कोडीन एक ओपियोइड बेस्ड एनाल्जेसिक है। ये मोस्टली कफ, कोल्ड और पेन के लिए को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। US में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि मतलब कोडीन मेडिसिन बच्चों में यूज़ करनी अलाउड नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा इसको मतलब हमारी कंट्री में भी और इनफैक्ट बाकी सारी कंट्रीज़ में भी इसके यूज़ को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि US और यूरोप में बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ अब्यूज़ है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं अब्यूज़ की फॉर्मेट में। ठीक है, इसके ऊपर मतलब इसको यूज़ करके नार्कोटिक्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, नशा करते हैं इससे। कोडीन और उसकी जो प्रेपरेशंस हैं, ठीक है, आर सपोज टू बी डिस्पेंस्ड अगेंस्ट द प्रेस्क्रिप्शन। यूजुअली क्या बात है कि हमारी कंट्री में कोडीन की जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी चीज़ में कोडीन आता है ना, उसको प्रेस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन
रजिस्ट्रेशन के बिना अलाउ नहीं किया गया, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी दुकानें जो होती हैं, शॉप्स होती हैं जो, ठीक है, ड्रग शॉप्स होती हैं, वो इसको नहीं बेच सकती जब तक कि उनके हाथ में डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन ना आए। लेकिन इतने ऐसा रूल होने के बावजूद जो है, आपको पता है हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल जो है बहुत ज़्यादा लैक्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होता है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है DTBA, ये एक एपेक्स बॉडी है जो डिसाइड करती है टेक्निकल मैटर रिलेटेड टू ड्रग्स को, कि जो भी ड्रग्स के रिलेटेड टेक्निकल मैटर्स हैं उनको डिसाइड करती है। और ये जो बॉडी है ये भी CDSCO का पार्ट की फॉर्मेट में काम करती है। और ये जो CDSCO और ये बॉडी जो है दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास के बारे में। 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है 2022 को, ठीक है, ग्लास ईयर, ठीक है, ताकि ग्लास इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस इंड्यूस की जाएं और सस्टेनेबिलिटी जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। ग्लास मतलब कि कांच जो है एक इनऑर्गेनिक सॉलिड है, ठीक है, इसको यूजली ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और बहुत कुछ केसेस में बेस्ड ऑन किस प्रोसेस से इसको बनाया गया है ये ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। मतलब इसमें से पार्शियली ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल अच्छे से दिखता है आर पार, और ट्रांसलूसेंट मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली आर पार नहीं दिख पाता है। ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हार्ड मतलब ये सख्त तो बहुत मतलब हार्ड होता है, और अगर इसके ऊपर मतलब प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये टूट जाता है, ब्रिटल होता है ये, ठीक है। ग्लास जो है ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी हीट का, ठीक है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है, और इसका मतलब हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। सो उसके अलावा ग्लास जो है वो बहुत स्लोली डिकम्पोज करता है। अगर आप ग्लास की बोतल को देखिए, आप दफना दो तो 3-4 साल बाद भी देखो तो वो ग्लास की बोतल वहीं पे मिलेगी, जबकि वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि सैंड, लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट, उसको डिकम्पोज कर जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम पीरियड लेता है डिकम्पोज होने के लिए, लेकिन उसको ईजिली रिसाइकल किया जा सकता है मेल्ट वगैरह करके। ग्लास बनता किस किस चीज़ का है, सैंड, लाइमस्टोन और सोडियम कार्बोनेट को मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर रेज करके उसको डाला जाता है, उसको फाइनली फिर बाद में क्विकली कूल डाउन कर लिया जाता है, तो उससे ग्लास प्रोड्यूस हो जाता है। ग्लास 3 कैटेगरीज का होता है, एवरीडे ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास और स्पेशलाइज ग्लास। एवरीडे ग्लास जो हम बॉटल्स में ग्लास, ये जो कांच के शीशे होते हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके ये होता है एवरीडे ग्लास। दूसरा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, जिसको कुकवेयर में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में या लैब में टेस्ट ट्यूब्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, बीकर बनाने में यूज़ होता है, तो वो होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। तीसरे टाइप का होता है स्पेशलाइज ग्लास, जैसे कि जो लेंस बनाने में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, मतलब जो चश्मे का लेंस होता है वो बनाने में, चश्मे का जो वो होता है कांच होता है वो बनाने में जो यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ में, फाइबर ऑप्टिक्स में जो यूज़ होता है वो होता है हाईली स्पेशलाइज ग्लास। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है परसेन नेट्स के बारे में। अभी एक्चुअली में क्या हुआ था कि परसेन नेट्स होते हैं ना, वो एक ऐसे तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फिशर होता है ना, फिशर क्या करता है, फिशरमैन क्या करता है कि उसको ऐसे बड़े सारे नेट को डाल देता है, बहुत सारी जब फिशेज उसमें आ जाती हैं, उसमें कैप्चर हो जाती हैं, तो वो पूरे के पूरे नेट को उठा लेता है, ठीक है। नेट को उठाने से क्या होता है कि अब वो फिशेज का जो स्कूल, ठीक है, जो फिशेज का स्कूल मतलब ग्रुप ऑफ फिशेज को स्कूल बोलते हैं, तो वो जो स्कूल उसमें ट्रैप हुआ है, अब वो सारा का सारा उसमें स्मॉल फिशेज भी होंगी, लार्ज फिशेज भी होंगी, ठीक है, तो वो सारी की सारी को कैप्चर कर लेता है। और ये एक सस्टेनेबल वे नहीं है, क्योंकि अगर आप स्मॉल फिशेस को भी कैप्चर कर लोगे, उसको कमर्शियल यूजेज में ले आओगे, तो नेक्स्ट फिश का लॉट ही नहीं बन पाएगा। फिश की प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए फिशेस भी तो होनी चाहिए ना पानी में, सो वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रूल्स लेके आए थे मरीन फिशिंग रेगुलेशन रूल 2020 में, जिसके चलते परसेन नेट्स को बैन कर दिया गया था। अब तमिलनाडु के जो फिशर फोक हैं उनका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और कोई है नहीं है परसेन नेट्स के बारे में, इसको भी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको बैन ना करे, बस इसको रेगुलेट कर ले, ठीक है, ताकि जो स्मॉल और ट्रेडिशनल फार्मर है ना उनका इंटरेस्ट भी रहे, क्योंकि स्मॉल फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एकदम से नई टेक्नोलॉजी सारी खरीद ले, ठीक है। परसेन नेट जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव फिशिंग का मेथड है, जिसमें मतलब ये नहीं देखते कि छोटी है, बड़ी है, काम की है, नहीं है, बस उठा लो, जो काम की होगी उसको रख लेंगे, बाकियों को ऐसे फेंक देंगे साइड में, ठीक है। परसेन नेट में ये क्या होता है कि लार्ज नेट होता है, बहुत बड़े एरिया के ऊपर उसको फेंक देते हैं, फिश जब उसके अंदर आ जाती है फिर उसको एनसर्कल करके बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। सो ये तो एक तरीका हो गया। उसके अलावा कुछ नए और तरीके जो यूज़ होते हैं, गिल नेट्स होते हैं,
बुल ट्रॉलिंग नेट्स होते हैं और बॉटम ट्रॉलर्स होते हैं। गिल नेट्स में क्या होता है कि एक वॉल होती है, ठीक है, एक वॉल ऑफ काइंड ऑफ, ये देखिए कि एक ऐसे वॉल की तरह नेट डाल दिया जाता है, इसमें वॉल में छेद होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको। अब क्या हुआ कि इसको डाल दिया, ठीक है, अब क्या हुआ इसमें जब फिशेज इसके चारों तरफ घूमेंगी, जब फिशेज आ जाएंगी ना तो इसको दूसरी साइड से उठा लिया जाएगा। तो जब इसको उठाएंगे और फिशेज को उठाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी फिशेज है ना जो हमारे लिए काम की नहीं है, वो इस नेट में से बाहर आ जाएंगी, ठीक है, वो वाटर में वापस चली जाएंगी। और जो बड़ी फिशेज हैं जिनको जिनको मतलब यूज़ किया जा सकता है और सस्टेनेबल भी है जिनको यूज़ करना, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है बुल ट्रॉलिंग। बुल ट्रॉलिंग में क्या होता है कि दो शिप्स के बीच में, देखिए दो जहाज़ों के बीच में एक नेट बांध दिया जाता है और ये ऐसे जहाज जैसे जैसे आगे आगे मूव करेंगे, नेट भी आगे आगे मूव करेगा और ये फिशेज इसमें कैप्चर हो जाएंगी। तीसरा बॉटम ट्रॉलर्स। इसमें क्या होता है कि जो सी का बेड है, ठीक है, वहां पे एक नेट फेंका जाता है और जो कि फिशेस को ट्रैप करता है और इसमें भी छेद होते हैं कि जो स्मॉल फिशेस जो है बाहर आ सकती हैं। सो ये था इसके बारे में। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। सो इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी एंड उसको वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड थैंक यू सो मच।